हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में बात कर रहे थे। आई एम एज्यूमिंग कि आपको याद होगा जब हमने कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस किया था, तो उस समय भी हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। लेकिन जब हम यूटिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो यूटिलिटी को हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं? हम लोग यूटिलिटी को डिवाइड कर रहे हैं एज ऑर्डिनल एंड कार्डिनल। तो हम लोगों ने कार्डिनल वाला तो पढ़ा, लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी जो अभी हम पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा, हमने बजट लाइन पढ़ा, उसके अंदर ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। और यहाँ पे जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्या याद होना चाहिए? आपको इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अदर देन द इंडिफरेंस कर्व आपको क्या याद होना चाहिए? यहाँ पे आपको याद होना चाहिए हम लोग जब क्या पढ़ते थे, जब हम बजट लाइन पढ़ते थे। बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व वाली दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और इन दोनों की पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी। साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप देख सकते हैं इंडिफरेंस कर्व वाली। वीडियो के कमेंट में मैं पिन कर दूंगी इंडिफरेंस कर्व वाली पीडीएफ, और बजट लाइन वाले में हम बजट लाइन वाली पीडीएफ पिन कर देंगे, तो आप वहां जाकर पीडीएफ का एक्सेस ले सकते हैं। और साथ ही एक और चीज, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं क्लास के अंदर जो पीडीएफ में इंक्लूड नहीं होते, तो आप लोग वो क्लास जब अटेंड करते हैं तो प्लीज उनको नोट डाउन कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम लोग किसके अंदर बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर। और जब हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर बात करेंगे तो हम क्या क्या देखेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, देन assumptions, then diagram, then second order condition for consumer equilibrium। इसके अलावा जो हम देखेंगे दैट इज convex indifference curve and corner equilibrium, concave indifference curve and corner equilibrium। these are the exceptions, और मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि एक्सेप्शंस को प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना। क्लास के एंड में हम ये दोनों चीजों को कवर करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। सब आप में से पढ़कर जाएंगे इंडिफरेंस कर्व क्या है, सबको पता है इंडिफरेंस कर्व क्या है, लेकिन जब फाइनल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है आपको, जैसे नेट का एग्जाम हो गया, तो देयर इज अ चांस कि आपको लास्ट के टॉपिक से क्वेश्चन डाला जाए। क्योंकि आप अगर आहूजा देखेंगे तो मोस्टली आप लोग अगर पढ़कर भी जाएंगे तो आपके पास एकदम से आप को याद नहीं आता है कई बार आहूजा, और आहूजा इज अ वेरी लेंथी बुक, तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है कई बार। तो प्लीज जो चीजें खासकर हम क्लास के अंदर पढ़ते हैं, जिसको मैं एक्सेप्शन के तौर पे पढ़ाती हूँ आपको, जो एंड चीजें होती हैं बुक के अंदर, क्योंकि आहूजा को ही रेफर करना है, तो उनको प्लीज नोट डाउन करिए सो दैट कल को आप जब एग्जाम देने जाए उससे पहले आपके जो सेल्फ मेड नोट्स हो आप उसको पढ़कर जाए। तो प्लीज इन चीजों को नोट कर लेना। जैसे कल की क्लास में भी मैंने आप लोगों को गुड्स बैड न्यूटर उन चीजों के बारे में बताया था, इनडिफरेंस कर्व फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बताया था, इनडिफरेंस कर्व फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताया था, वो हम लोगों ने किया था। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी जैसे जेकेपीएससी ने जो एडी का एग्जाम लिया था, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वाला, वहां पे ठीक है स्टूडेंट्स वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वहां पे कॉर्नर सॉल्यूशन से बात आ जाएगी, तो वहां पे भी आया कि इंडिफरेंस कर्व फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में से एक आया था या दोनों आया था, आई एम नॉट मेमोराइजिंग इट, बट एक जगह उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो इन चीजों को हमें कवर करना होता है, तो क्लास के थ्रू प्लीज ट्राई करिए इन चीजों को कवर करने की, नोट्स में आप लोग इन चीजों को ऐड कर लें। नाउ स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था? हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा। हमने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व में हम लोग क्या करते थे? हम लोग बोलते थे हियर वी हैव द गुड एक्स, हियर वी हैव गुड वाई। और यहाँ पे आपको याद होगा हमारे पास मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व होती थी, 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर आप हाइयर इंडिफरेंस कर्व में होते थे तो हम लोग क्या बोलते थे? हाइयर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और लोअर इंडिफरेंस कर्व क्या करेगा? लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को डिपिक्ट करेगा।
अब मैं या आप जो भी हम कंज्यूमर्स हैं, हम लोग क्या चाहेंगे? हम लोग हमेशा चाहेंगे कि हम लोग क्या कर सके, हम लोग अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। तो वी वांट टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे हम लोग तो चाहते हैं कि हम सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, लेकिन कल की क्लास जिसमें हम लोगों ने बजट के बारे में पढ़ा था, बजट कॉन्स्ट्रेंट के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे आप लोगों को याद होगा कि इनकम जो है, इनकम और प्राइसेस, दीज आर टू कॉन्स्ट्रेंट्स। इनकम एंड प्राइसेस क्या है? दीज आर टू कॉन्स्ट्रेंट। और इनके बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने एक बजट लाइन को ड्रॉ किया। हम लोग यहाँ पे भी एक बजट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक बजट लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, मेरी लाइन थोड़ी सीधी नहीं आ रही है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो है, ये मेरी बजट लाइन है। मैं एक बार वापस से ड्रॉ करती हूँ, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव द इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी ये जो ब्लू वाली लाइन है, दिस इज माई बजट लाइन। बजट लाइन के और क्या नाम है, मैंने आज आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किया है, उसको जाकर भी उन सारे नामों को देख लेना। तो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, हमने बोला कि बजट लाइन क्या बताता है? बजट लाइन बताता है कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट किस फॉर्म में हो सकता है? इनकम की फॉर्म में होता है और प्राइसेस की फॉर्म में होता है। तो दिस इज ना बजट लाइन, और सबको इक्वेशन पता है बजट लाइन की न, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बजट लाइन की इक्वेशन क्या है, कल की क्लास में हमने देखा था। ठीक है, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए क्लास के अंदर, और प्लीज पार्टिसिपेट करिए कमेंट बॉक्स में, सो दैट ये एक टू वे प्रोसेस रहे, क्लास आप लोगों के लिए भी आपको लगे कि आप कुछ समझ के जा रहे हैं क्लास से। तो यहाँ पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व हम लोगों ने देखा। अब हम लोगों ने जब इंडिफरेंस कर्व को देखा, तो हम लोग कह रहे हैं कि कंज्यूमर क्या चाह रहा है? कंज्यूमर चाह रहा है मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे अगर मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन के बारे में हम बात करें, तो कंज्यूमर कहीं ना कहीं इस इंडिफरेंस कर्व में आने की कोशिश करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कौन रोकेगा? उसको रोकेगा इनकम और प्राइसेस। बिकॉज हम सबको पता है कि बजट लाइन की फॉर्म में इनकम और प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट है। हम जितना चाहे उतना तो परचेज नहीं कर सकते मार्केट से, कहीं ना कहीं हमें रुकना पड़ेगा। रुकना किस बेसिस पे पड़ता है? पॉकेट में कितना पैसा है। पॉकेट में कितना पैसा है, दैट इज योर इनकम। और प्राइस क्या है प्रोडक्ट का? क्योंकि जब भी हम शॉपिंग पे भी जाते हैं, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? हम प्राइस टैग देखते हैं। क्यों प्राइस टैग देखते हैं? बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट, वो रुकावट है हमारे लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे दोनों चीजों को देखा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कंज्यूमर इधर आना चाह रहा है, बट उसको रोक लिया किसने? प्राइसेस और इनकम ने, इन द फॉर्म ऑफ बजट लाइन। अब कंज्यूमर जब मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन करना चाह रहा है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहता है कि हमें उस लेवल पे आना है, उस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स के बारे में देखना है, जिसमें अगर हम एक बार आ जाए तो कंज्यूमर वापिस से उसको ना छोड़े। ठीक है, और वो हमें कॉम्बिनेशन कहाँ पे मिलेगा? वो कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा जहां पे आपका इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन क्या होंगे? टेंजेंट होंगे। टेंजेंट क्या होती है? किसी भी कर्व को अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, दिस इज नॉट टेंजेंट। टेंजेंट वो लाइन होती है जो कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये वाली जो लाइन है, लाइन ए बी, ये यहाँ पे इस यहाँ पे किसको टच कहाँ पे कर रही है? ये तो इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो यहाँ पे ए बी लाइन जो है वो टेंजेंट नहीं है। टच कहाँ करके जा रही है? टच वो सिर्फ पॉइंट सी पे करके जा रही है। तो हम बोलेंगे कि जो हमारी ए बी लाइन है, दैट इज द बजट लाइन। वो टेंजेंट होगी जहां पे इंडिफरेंस कर्व के, वहां पे हमें मिलेगा क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होता है। जहां पे जो आपकी लाइन है वो कर्व को सिर्फ सिंगल पॉइंट पे टच करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही, काट के जा रही है, लेकिन टच कहाँ पे कर रही है? टच यहाँ पे कर रही है। तो हम यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होंगे, बिकॉज अगर आप देखें, तो ये जो हमारा लेवल ऑफ जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है, वो हमारा बजट लाइन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये बजट लाइन के ऊपर आ रहा है ना। ठीक है, मैं वापस से समझाऊंगी, अभी थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जब हम रीडिंग भी करेंगे इसकी एक बार, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी।
और दूसरा, अगर आप इस कर्व से देखें नीचे वाली से, हम हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में है कंसीडरिंग द इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, एक बार वापस से इसको ड्रॉ करेंगे। तो फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए, और ये छोटी छोटी चीजों पे प्लीज ध्यान दीजिए क्लास के अंदर। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अब हम वापिस से आते हैं अपनी डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन पढ़ते पढ़ते हम वापिस से इसको ड्रॉ करेंगे। A consumer is said to be in equilibrium when he is buying such a combination of goods. कॉम्बिनेशन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग गुड एक्स एंड गुड वाई के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक इन सेपरेशन बात नहीं की। हमने ये नहीं बोला कि सिर्फ गुड एक्स कंज्यूमर जो है वो परचेज कर रहा है, वो कॉर्नर सोल्यूशन पे बात करेंगे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो आपका कंज्यूमर है वो मल्टीपल गुड्स परचेज करता है। एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, हम जब इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं, जब हम बजट लाइन पढ़ते हैं, जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, तो हम दो गुड्स को कंसीडर करते हैं। Such a combination of goods as leave him with no tendency to rearrange his purchases of good। और ये हमें कहाँ पे देखने को मिला? ये हमें देखने को मिला पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं, और जहां पे हमारी इंडिफरेंस कर्व टच करती है, इंटरसेक्ट नहीं, टच टच करेगी हमारी बजट लाइन को, वो हमें पॉइंट मिलेगा। दैट इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। वो कौन सा पॉइंट होगा? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अभी तक आपने देखा होगा, चाहे मैंने प्राइस लाइन ड्रॉ किया, चाहे मैंने इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किया, चाहे मैं अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्रॉ करूंगी, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमारा सेम रहेगा, गुड एक्स और गुड वाई। और याद रखना, जब आप डायग्राम की प्रैक्टिस भी करें, तो प्लीज वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में क्या है, सबसे पहले आपको वो मार्क करना है। क्योंकि आप लोग, अगर आप लोग नहीं उसको लिख रहे हैं, तो फाइनल एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाता है, तो मार्क्स फिच नहीं होते इजिली। तो प्लीज गुड एक्स और गुड वाई, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एक्स और वाई एक्सिस में, वैसे ही आपको भी लिखना है। अब यहाँ पे सर्टन एग्जाम्पशंस हैं। ठीक है, डायग्राम में हम वापस आएंगे, वापस इसलिए आएंगे सो दैट आप चीजें मेमोराइज कर सके। अभी हम स्लोप देखेंगे, इंडिफरेंस कर्व का क्या है, हमारा प्राइस लाइन का स्लोप क्या है, वो भी हम साथ साथ देखेंगे। अब सर्टन एग्जाम्पशन जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। नंबर वन, कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर रेशनल है। रेशनल कंज्यूमर का क्या मतलब होता है कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन को क्या करना चाहेगा? मैक्सिमाइज करना चाहेगा। तो आप यहाँ पे एरो डाल के लिख भी सकते हैं, ही वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज हिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नंबर टू, द कंज्यूमर हैज अ गिवन इंडिफरेंस मैप exhibiting his scale of preferences for various combination of two goods x and y। जो मैंने अभी ड्रॉ किया ना, ये नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, हम इसको क्या बोलेंगे? वी कॉल इट इंडिफरेंस मैप। ही हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, मतलब इनकम जो है आपके कंज्यूमर की, वो क्या है? वो फिक्स है। ही हैज टू स्पेंड होल ऑफ हिज इनकम ऑन द टू गुड्स। फिर प्राइसेस ऑफ द गुड्स आर गिवन एंड कांस्टेंट फॉर हिम। he cannot influence the prices of the goods by buying more or less of them। फिफ्थ पॉइंट को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे हम लोग शॉपिंग पे जाते हैं, हम लोगों ने बोला दुकानदार को, एक ड्रेस का प्राइस क्या है? उसने बोला 1500। ठीक है, लेट्स से 1500। हमने बोला अगर हम तीन ड्रेसेस लेंगे भैया, आप क्या लगाओगे? तो हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम प्राइस को ऑल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो शॉपकीपर होता है वो बोलेगा ठीक है 1300 चार्ज कर लूंगा अगर आप तीन ड्रेसेस परचेज करोगे। लेकिन जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्राइसेस ऑफ द गुड्स आर गिवन एंड कांस्टेंट फॉर हिम। ठीक है, वो चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो एक प्रोडक्ट ले रहा है, चाहे वो दो ले रहा है, चाहे वो तीन ले रहा है, वो मैटर नहीं करेगा। प्राइस जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। और फोर्थ एग्जाम्पशन को भी देखिए। फोर्थ एग्जाम्पशन में हमने क्या लिखा है? ही हैज टू स्पेंड होल ऑफ हिज इनकम। लेकिन ये एग्जाम्पशन जो है वो कहाँ पे नहीं होती? ये एग्जाम्पशन जब हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस करते हैं, तो वहां पे हम इस एग्जाम्पशन के बारे में बात नहीं करते। बिकॉज जब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात की जाती है, तो हम पार्ट ऑफ द इनकम को भी कंसीडर करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी
कि हम वहां पे होल ऑफ द इनकम को ही स्पेंड करने के बारे में बात करें। क्लियर यहाँ तक? आई होप यहाँ तक समझ आया सबको। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। और इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ठीक है, और यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बजट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये जो मेरी बजट लाइन है ये क्या करेगी? ये एक पॉइंट पे उसको टच करके जा रही है। लेट, तो हम इसको मार्क कर देते हैं Q। और यहाँ पे y एक्सिस पे वी हैव द गुड y, x एक्सिस पे वी हैव द गुड x। और हम लोगों ने मार्क कर लिया कि हमारी जो बजट लाइन है, लेट हम उसको बोल देते हैं कि हमारी बजट लाइन क्या है? इट इज AB। AB इज द बजट लाइन। और अगर आप AB बजट लाइन को देखोगे तो यहाँ पे R पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं मिलेगा तो रिमेंबर कि इट कांट बी द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और दूसरा रीजन, जो लॉजिकल रीजन है, वो क्या है? कंज्यूमर चाह रहा है वो हायर इंडिफरेंस कर्व में जाए। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे, ठीक है, हम चाहे आर पे हैं चाहे क्यू पे हैं, हम बजट लाइन पे भी है। लेकिन आर और क्यू में फर्क क्या है? क्यू में आपका इंडिफरेंस कर्व क्या है? हायर इंडिफरेंस कर्व है। क्लियर? यहाँ तक समझ आया सबको? और आप लोगों के साथ जब मैंने कल भी क्लास ली थी बजट लाइन वाली, तो मैंने इस पॉइंट को मार्क किया था और इस पॉइंट को मार्क किया था। आपको याद होगा? ठीक है, मैं पॉइंट मार्क कर रही हूँ, क्या है लॉजिक, क्या है, किस तरीके से मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था। कल की क्लास जाइए, कल की क्लास का लेक्चर ओपन करिए, उसमें देखिए। और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं प्लीज उनको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था? M/Px। और यहाँ पे हमारे पास क्या था? M/Py। ठीक है, M क्या था वहां पे? इनकम। और P था प्राइस ऑफ गुड 5। और यहाँ पे M था इनकम और डिवाइडेड बाय PX क्या था? प्राइस ऑफ गुड X। मैंने इसका डेरिवेशन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, आप जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखें तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दैट इज एट Q, हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें दो चीजें देखने को मिलेगी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी Q के अंदर जो स्लोप होगा इंडिफरेंस कर्व का, वही बराबर होगा किसके? स्लोप ऑफ द बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन। मैंने आप लोगों के साथ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व तो डिस्कस किया था, याद आ रहा है? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? क्या देखा था कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इट्स द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे हमने बोला इट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। अब स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। इट इज द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? PX डिवाइडेड बाय PY। ठीक है, क्या आता है हमारे पास? PX डिवाइडेड बाय PY। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हमारे पास जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, दिस इम्प्लाइज इट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू PX अपॉन PY। क्लियर यहाँ तक? क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसकी वैल्यू होती है डेल्टा वाई, दैट इज चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। इट इज इक्वल टू द प्राइस रेशो। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया। अब यहाँ पे आप में से काफी लोगों को एक डाउट आ सकता है कि जो हमारा बजट लाइन है, ठीक है, बजट लाइन, इसका स्लोप क्या है? इसका एक नेगेटिव स्लोप है, इस तरीके से स्लोप है ना। तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं मार्क किया? देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें। अगर आप लिखेंगे भी तो भी ये गलत नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं कि जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इट इज इक्वल टू PX डिवाइडेड बाय PY। मैंने नेगेटिव साइन को इसीलिए हटाया बिकॉज हम यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म्स में बात कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्शन की टर्म्स में बात नहीं कर रहे। ठीक है, या आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि दोनों का जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है एज वेल एज द प्राइस एज वेल एज द बजट लाइन, दोनों का एक नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, तो हम डायरेक्शन की टर्म्स में बात नहीं करेंगे। दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट नहीं किया। अदर देन दिस अगर आप देखें तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है।
अब यहाँ पे हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की एक और आइडेंटिटी लिखेंगे। क्या है हमारे पास? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू, जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, पहले मैं लिख देती हूँ अलग से, फिर हम इस पे आएंगे। ठीक है, हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इट इज इक्वल टू marginal rate of substitution, it is equal to negative marginal utility of x divided by marginal utility of y। मैं किस तरीके से ये डिराइव करूंगी ये भी देख लेना, ठीक है, क्योंकि सो दैट आप कंफ्यूज नहीं हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोगों को मेमोराइज करनी पड़ती है मैथमेटिकल इक्वेशन, तो प्लीज उस चक्कर में मत पड़ना। तो आप लोग इक्वेशन को समझिए, आसान सी इक्वेशन है, किस तरीके से इसको डिराइव करना है, लेट्स सी। हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोलते हैं कि जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी इज कांस्टेंट, यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई क्या है? इट इज इक्वल टू ए सम कांस्टेंट। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, पहले हम इस पूरी यूटिलिटी को एक्स की टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, देन हम वाई की टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर हम एक एडिशन करेंगे इनका। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स। ठीक है, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए हम कैसे कर रहे हैं, और फिर नहीं भी आता, बिल्कुल नहीं आती, तो उसको मेमोराइज कर लेना। तो प्लस डेल u अपॉन डेल y dy is equal to zero. Why zero? Because differentiation of a constant is zero. This implies हम लोग यहां से क्या करेंगे? dy अपॉन dx जो है वो अलग कर लेंगे। क्यों अलग करेंगे? बिकॉज हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वी नो इट इज इक्वल टू डेल y अपॉन डेल एक्स, और डेल y अपॉन डेल एक्स इज बेसिकली नथिंग, इट इज dy अपॉन dx। तो हम लोग क्या करेंगे? हम इसको अलग करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस डेल u अपॉन डेल x डिवाइडेड बाय डेल u अपॉन डेल y। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, वी जस्ट सिंप्लीफाई इट, प्लस माइनस इधर उधर हम लिखेंगे। इट इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है? इट इज द मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या है हमारा? मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने लिखा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू एम यू एक्स डिवाइडेड बाय एम यू वाई। ठीक है, हम माइनस को इग्नोर करेंगे फॉर द टाइम भी। हम लोग क्या करेंगे? हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो मैं इसकी जगह एमआरएस की जगह में क्या लिखूंगी? एम यू एक्स डिवाइडेड बाय एम यू वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। मैं ये क्यों लिख रही हूँ? इस इक्वेशन की हमें क्यों जरूरत है? बिकॉज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमारा एमआरएस इज नॉट इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, अगर ये जो इक्वेशन है वो इनइक्वालिटी में बदल जाए, ठीक है, ये भी तो हो सकता है एमआरएस बड़ा हो पी एक्स अपॉन पी वाई से, या एमआरएस छोटा हो, तो उस समय क्या होगा? तो हम लोग इसको लिख लेते हैं वापिस से। हम लोग क्या लिखेंगे? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू एम यू एक्स डिवाइडेड बाय एम यू वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, हम लोगों ने लिख ली ये इक्वेशन। यहाँ तक क्लैरिटी है? आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा, नहीं आ रहा प्लीज थोड़ा सा पॉज करके वापिस से देखिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इस पे कंफ्यूज नहीं होना। तो हम लोगों ने बोला कि इक्विलिब्रियम पे तो ये चीज होनी चाहिए। अगर हम इक्विलिब्रियम पे नहीं है, समहाउ ऐसा हो सकता है कि हम इक्विलिब्रियम पे नहीं हो, डायग्राम बनाएंगे, जस्ट अ सेकेंड। हमने बोला लेट्स अज्यूम कि हम इक्विलिब्रियम पे नहीं है। इक्विलिब्रियम पे नहीं होने का मतलब हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो ग्रेटर देन भी तो हो सकता है पी एक्स अपॉन पी वाई के। इट कैन बी ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई, दैट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। अगर आप इन दो पॉइंट्स को कंपेयर करें, पॉइंट आर एंड दिस इज द पॉइंट क्यू, दिस इज पॉइंट क्यू, अगर हम इन दोनों आर और क्यू को कंपेयर करें, तो हम लोगों को दिख रहा है कि आर पे तो टेंजेंसी की कंडीशन है, टेंजेंट है,
मतलब स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। लेकिन व्हाट अबाउट क्यू? क्यू पे तो हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्यू में हमें क्या दिखाई दे रहा है? क्यू में अगर आप देखेंगे, ये क्या है? हमारा इंडिफरेंस कर्व। और क्यू पॉइंट पे अगर आप इसको देखें, ये वाला, तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर टू द बजट लाइन। तो हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दैट इज ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई। और ये आपको क्लियरली दिख रहा है एट पॉइंट क्यू, जहां पे हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है? इट इज ग्रेटर देन योर स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये है। तो एमआरएस की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? एमआरएस की जगह मैं लिख सकती हूँ एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इज ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई। अगर मुझे इसको बराबर करना है तो मुझे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कम करना पड़ेगा। और मेरे को अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसको कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको पूरी वैल्यू को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर को कम करना पड़ेगा। और अब आप याद करिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देख रहे हैं किस तरीके से हमारा कनेक्शन बन रहा है? हमारा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था, हम उसको यहाँ यूज करेंगे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या बोलता है कि अगर हम किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? आफ्टर सम टाइम हमें क्या देखने को मिलेगा? उससे जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही, इट्स नॉट द टोटल यूटिलिटी, इट्स द मार्जिनल यूटिलिटी। जो हमें एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी वो क्या करेगी? वो फॉल करेगी। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हम एक्स की कंजप्शन को बढ़ाएं तो एम यू एक्स क्या करेगा? एम यू एक्स फॉल करेगा, सॉरी, हाँ, एम यू एक्स फॉल करेगा और ओवरऑल टर्म क्या करेगी? फॉल करेगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अगर हम इसको बराबर करना चाहते हैं तो कंजप्शन ऑफ एक्स क्या करेंगे? राइज करेंगे। कंजप्शन ऑफ एक्स राइज करेंगे। या हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स फॉर वाई। वाई की जगह हम एक्स को यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूट एक्स फॉर वाई। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी याद आ रहा है? ठीक है, अगर आपने वो भी पढ़ा है तो वहां से भी आप लिंक कर पा रहे होंगे। तो हम लोगों ने क्या किया? जब हमने सब्स्टिट्यूट किया एक्स फॉर वाई, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमारा क्या हुआ? हम लोग वापिस से टेंजेंसी के लेवल पे पहुंच गए। हम कहाँ पे पहुंचेंगे? टेंजेंसी के लेवल पे हम वापिस से क्यू से आर पे पहुंच जाएंगे, बिकॉज अब हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो फॉल करेगा। और अगर फॉल करेगा और एक लेवल आएगा जहां पे दैट मस्ट बी इक्वल टू द प्राइस रेशो। क्लियर? यहां तक समझ आया? आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स फॉर वाई इज लेस देन प्राइस रेशो। ठीक है, कम हो प्राइस रेशो के। जैसे अगर हम इस डायग्राम को वापस से बनाएं, अगर हम इस डायग्राम को वापस से बनाएं, अब आप क्यू और पी पॉइंट को इमेजिन करिए। ठीक है, क्यू और पी पॉइंट को, पी पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड, पी पॉइंट पे हमारा क्या है? पी पॉइंट पे हमारी ये सिचुएशन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई इज लेस देन प्राइस रेशो। हमारा जो पी पॉइंट है वहां पे हमें ये चीज देखने को मिल रही है। तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारी ये इक्वालिटी आए। तो वापिस से इसको थोड़ा सा देखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, इट इज लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई। यही मतलब है। इसका मतलब मुझे अगर इस पूरे टर्म को बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगी? इसको बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डिनोमिनेटर कम करना पड़ेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर कम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर कम करने का मतलब मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कम करनी पड़ेगी। फिर से आइए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि अगर मुझे किसी चीज से मार्जिनल यूटिलिटी कम डिराइव करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसकी कंजप्शन को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब अब हम वाई को कंज्यूम करेंगे इंस्टेड ऑफ एक्स। तो हम लोग ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे वाई, सब्स्टिट्यूट वाई इंस्टेड ऑफ एक्स।
ठीक है, अब y को यूज करिए x की जगह पे, सो दैट आपकी जो इक्वालिटी है वो अचीव हो सके और हम वापिस से कहाँ पे पहुंच सके, हम वापिस से p से q पॉइंट पे पहुंच सके। एम आई क्लियर? समझ आया यहाँ तक? ठीक है, तो यहां तक समझ आया कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो हम अटेन करेंगे। वापिस से हम लोगों को क्या करना है, क्यू पे पहुंचना है, बिकॉज क्यू पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे स्लोप ऑफ योर इंडिफरेंस कर्व, दैट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। एम आई क्लियर? यहां तक समझ आया सबको? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने अभी तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा, एजम्पशंस देखी, डायग्राम देखी। अब यहाँ पे हम सेकेंड ऑर्डर कंडीशन पे बात करेंगे। हम लोगों ने अभी क्या बोला, हम लोगों ने बोला कि जहां पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा, जो हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देगा, यही बोला। ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या हमें देगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमें देगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये हमें क्या देने वाला है, इट गिव्स अस द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बट रिमेंबर वन थिंग, ये जो कंडीशन है इट इज फर्स्ट कंडीशन, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेकंड कंडीशन भी आती है, उसको नोट डाउन करना। जब हम सेकंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं, या जिसको हम सेकंड ऑर्डर कंडीशन भी कहते हैं फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये हमें क्या बोलती है कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे जो आपकी इंडिफरेंस कर्व है दैट मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अभी तक जब हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा तब भी हमने देखा था कि इंडिफरेंस कर्व क्या होना चाहिए, इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। मतलब वहां पे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता था वो डिमिनिश करता था। याद आ रहा है आपको? तो उसी चीज को हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, प्लीज इन चीजों को नोट कर लेना आज की क्लास को। एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम द इंडिफरेंस कर्व must be convex to the origin, must be convex to the origin, टू द ओरिजिन। या इसको हम किस तरीके से बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी फॉलोइंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आप लोगों ने अभी डायग्राम को अच्छे से नोट किया होगा तो हम लोगों ने क्या बोला, हमने बोला लेट्स सी, दिस इज द दिस इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हमने बोला ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कौन कौन सी? नंबर वन, हमारे पास कौन सी कंडीशन है कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होना चाहिए, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन दैट इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वो हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरी कंडीशन जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो क्या है, हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है दैट मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इट मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स दोनों कर्व्स दिखाती हैं। जैसे अगर हम इसको ड्रॉ करें, हमारे पास हियर वी हैव दिस इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, मैंने इस तरीके से इसको वापिस से एक बार ड्रॉ करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हम लोग यहाँ पे एक बजट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस बजट लाइन के पर्सपेक्टिव से हम लोग क्या करेंगे, हम इंडिफरेंस कर्व भी ड्रॉ करेंगे। वी हैव दिस इंडिफरेंस कर्व। अगर आप यहाँ पे देखें जे पॉइंट पे, इसको मार्क कर लेते हैं जे। अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें तो हमारी इंडिफरेंस कर्व क्या है, इट इज कॉनकेव। ठीक है, इस तरीके से है ना ओरिजिन के, तो ये कॉनकेव है। तो इसका मतलब पॉइंट जे जो है हमारा वो क्या हो सकता है, इट इट कैन नॉट बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो यहाँ पे हमें दिख रहा है लेकिन पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है दैट मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो सेकंड कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी। अब हम एक और इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं। अगर हम एक और इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करें तो आप लोग देख पा रहे हैं कि चाहे मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूं तो चाहे इस पॉइंट के बारे में, पॉइंट इसको मार्क कर लेते हैं यू। पॉइंट यू जो है हमारा नंबर वन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, यस इट इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। टी भी हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है।
क्या यू हमारा, सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, क्या हमारा जो यू है वो हमारा वहां पे हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है दैट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यस इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सिमिलरली एट पॉइंट टी हमारी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा, जहां पे हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और सेकंड ऑर्डर कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम क्या बोलते हैं कि कॉन्वेक्स होना चाहिए, इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम के अंदर कि जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है इट इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन आए, प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन क्या बोला मैंने, कि जो आपकी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी प्लीज नोट डाउन, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन। तो आप कर पाएंगे, आपको वहां पे क्या करना है, आपको वहां पे जस्ट सेकेंड ऑर्डर कंडीशन को बताना है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या देखना है, हम लोगों को देखना है कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व एंड कॉर्नर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हमने बोला कि जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वहां पे जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देख रहे हैं वहां पे हमारा क्या है, वहां पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। बट सम हाउ हम लोग अब किसके बारे में बात करेंगे, हम कॉर्नर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। मतलब हमारी जो इंडिफरेंस कर्व और जो आपका बजट लाइन है वो या तो एक्स एक्सिस के ऊपर टेंजेंट होगा या वो वाई एक्सिस के ऊपर टेंजेंट होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, मैं अगर इस तरीके से ड्रॉ करूं, ठीक है, मेरी इंडिफरेंस कर्व को अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं तो आप लोगों को दिख रहा है क्लियरली दिस इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। मतलब यहाँ पे जो कंज्यूमर है दैट इज कंज्यूमिंग ओनली गुड वाई। वो क्या कर रहा है, वो गुड वाई को कंज्यूम कर रहा है। ये रेयर होता है लेकिन होता है। अब यहाँ पे अगर हम वापस से ड्रॉ करें, मैं इसका रीजन भी बताऊंगी अभी आपको, जस्ट अ सेकेंड। हम इसका रीजन भी देखेंगे। हम लोगों ने क्या बोला, इस तरीके से भी हो सकता है, हियर इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अगर आप यहाँ पे देखें, इस डायग्राम के ऊपर कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली गुड एक्स, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गुड वाई कंज्यूम कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, और आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। कौन कौन सी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ पे बात करें, प्राइस ऑफ द गुड एग्स इतना हाई है मार्केट के अंदर कि जो आपका कंज्यूमर है उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो उस केस में क्या वो कॉम्बिनेशन परचेज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो याद रखना, जब हम कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व एंड कॉर्नर इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आपका कॉमोडिटी है, प्राइस ऑफ गुड एग्स जो है दैट इज क्वाइट हाई इन द फर्स्ट केस यहाँ पे, सो दैट कंज्यूमर जो है आपका वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा गुड एग्स को। लाइकवाइज हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइस ऑफ गुड वाई जो है दैट इज क्वाइट हाई। तो कंज्यूमर जो है वो आपका गुड वाई को परचेज नहीं कर पाएगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, दैट इज द कॉर्नर कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व एंड द कॉर्नर इक्विलिब्रियम। अभी तक अगर मैं आपको बोलूं कॉनकेव कर्व और कॉन्वेक्स कर्व को ड्रॉ करना है, आप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग कॉनकेव कॉनकेव कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जब कॉनकेव के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इस तरीके से कर्व बनेगा। अब देखिए, जब हमने बोला कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स में, हम लोग बोलते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो डिक्रीज करता है, बट हियर हम लोग क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज कर रहा है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है, जब हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं इस तरीके का, तब हम लोग क्या कहते हैं, तब हम लोग बोलते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है
वो क्या करता है, वो फॉल करता है। और हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम लोग डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि कंज्यूमर जो है वो दोनों को ज्यादा चाहता है, इसी तरीके से हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम कॉनकेव के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर डज नॉट लाइक डाइवर्सिफिकेशन इन कंजप्शन, कंज्यूमर डज नॉट लाइक डाइवर्सिफिकेशन इन कंजप्शन। इसका मतलब अगर हम गुड एक्स और गुड वाई के बारे में बात करें तो हम लोग बोल रहे हैं या आपका कंज्यूमर जो है या वो गुड वाई की तरफ जो है गुड वाई चाहता है, या आपका कंज्यूमर टोटली गुड एक्स चाहता है, वो इन बिटवीन नहीं रहना चाहता। जबकि आपको याद होगा कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व में मैंने क्या बोला, मैंने बोला प्राइस वाज द रीजन। प्राइस जो है, प्राइस इतना हाई है कि वो तो आपका जो कंज्यूमर है वो तो परचेज कर ही नहीं पाएगा। तो वहां पे रीजन डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, उसको चाहिए ही नहीं, उसको दोनों कुछ चाहिए ही नहीं, उसकी प्रेफरेंस या तो गुड एक्स की तरफ है या उसकी प्रेफरेंस गुड वाई की तरफ है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैं अगर मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व बना दूं यहाँ पे, ठीक है, और इस तरीके से अगर हम ड्रॉ करें, वापस से लाइन बना लेते हैं। अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करें, ठीक है, लाइन आप थोड़ी सी स्ट्रेट बनाना, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे या तो ये सॉल्यूशन है आपके कंज्यूमर के लिए, या आपके कंज्यूमर के लिए ये सॉल्यूशन है। इन बिटवीन वो चाहता ही नहीं है कि वो क्या करे, वो कंजप्शन करे। और ये कॉर्नर सॉल्यूशन क्यों आते हैं, बिकॉज आपका जो कंज्यूमर है दैट डज नॉट वांट डाइवर्सिफिकेशन। ये बहुत रेयर केस होता है। इन रियलिटी हमें कॉनकेव वाला केस नहीं देखने को मिलता। तभी हम बोलते हैं कि नॉर्मली हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए और टेंजेंसी होना चाहिए। बट अगर आपसे एग्जामिनर कॉनकेव पे क्वेश्चन पूछता है तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग बोलेंगे कि जो हमारा कंज्यूमर है दैट डज नॉट लाइक डाइवर्सिफिकेशन, दैट्स व्हाई वो क्या करेगा, वो जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, या गुड एक्स की तरफ जाएगा या वो गुड वाई की तरफ जाएगा। क्लियर? तो ये था आपका इंडिफरेंस कर्व वाला टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने आज फाइनली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ आया। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए कॉर्नर सॉल्यूशन क्या है वो आपको अहूजा से पढ़ना है, ठीक है। फिर नहीं समझ आएगा फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, ठीक है। लेकिन पहले आपको ट्राई करना है। मैं आपको इसके लिए एक टिप दे देती हूँ, जब हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स वाले के बारे में बात करते हैं तो इस तरीके से हमारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं। इस तरीके से जब हमारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं तो हम लोगों को क्या करना है, हमें बजट लाइन को भी ड्रॉ करना है। लेट से हमारी जो बजट लाइन है वो ये है, ठीक है, हमारी जो बजट लाइन है वो इस तरीके से ड्रॉ होगी। तो हम लोग वहां पे कॉर्नर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो इसको आपको पढ़ना है। और सेकेंडली जब आप परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की एल शेप कर्व्स होती हैं। तो एल शेप कर्व में हमारा जब कॉर्नर सॉल्यूशन होता है तो हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में। अब ये दोनों चीजें आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है। अगर फिर आपको पढ़ते समय कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।